हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मोड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्जाम देने वाले, जैसा कि ये फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें जो है आपका 35 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर मॉडल पेपर का देखना चाहते हैं बिहार बोर्ड की वाला वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हैं, जो कि आपका जो है 5 मॉडल सेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपका जो 70 से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में इस बार मॉडल सेट से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होंगे, और जो मैं संभावित प्रश्न लाता हूं उसका भी वीडियो आप देखते रहिए, ताकि आपका जो है रिवीजन होता रहे और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रश्न दिए गए हैं कि एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा? E1 एवं E2 का अनुपात जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2:1 ऐसे भी आपका लिख दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रम से E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 एवं R2 है, तो इन सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? ठीक है, इक्विवेलेंट EMF आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, E2 प्लस जो है E1 हो जाएगा, यानी E1 प्लस E2 भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 3 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक की प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है? कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है? प्राप्त नहीं हो सकता है आपका 2R/4, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाए, तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तार का प्रतिरोध, नया प्रतिरोध जो हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस, वो 90 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये शक्ति आपसे पूछा जाता है कि शक्ति क्या होगा, ठीक है ना। तो शक्ति क्या होगा, तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर अपना प्रश्न देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 750 वाट। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 250 वाट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीयक नियम क्रम से आधारित है, ठीक है। तो किस पर आधारित है? तो वो आपका जो है किरचॉफ के पहला चाहे दूसरा नियम जो है वो दोनों आधारित है आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और उदासीन बिंदु की संख्या होगी, तो उदासीन बिंदु की संख्या हो जाएगी आपका 2, यानी 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परावर्तित धारा परिपथ LCR श्रेणी में संयोजन वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज LC संयोजन के बीच होगा, ठीक है, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 वोल्ट। 100 वोल्ट थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, सॉरी 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परावर्तित धारा परिपथ में यदि I धारा जो है I और वोल्टेज के बीच कलांतर को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि I cos A, I sin A और I tan A, ये तीनों का तीनों नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी परावर्तित धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियाँ PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक, PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक जो है PT/PA हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक की दक्षिणी ध्रुव के, ठीक है ना, यानी साउथ पोल को दूर लिया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होगी, उसकी जो डायरेक्शन जो होती है वो क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो वामावर्त हो जाएगी। ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक के धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, चालक के धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है? तो प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। ठीक है, धारा कम होगा और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, त्वरित आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करती है? तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उत्पन्न करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पतले लेंस जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, तो लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? तो लेंस ही नहीं दिखाएगा तो लेंस का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा गया है, यदि दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या, मतलब महत्तम मतलब ज़्यादा प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है, तो दो समतल 60 डिग्री पर लगाया गया है तो 5, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो समतल दर्पण के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं चाहे 5 प्रतिबिंब बनता है तो वो कितने डिग्री कोण पर रखा जाता है? तो वो 60 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? इसमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, कम होगा? यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जोड़ा में दिया हुआ है, तो किसका क्रांतिक कोण जो है वो कम होगा? तो क्रांतिक कोण जो कम होगा कांच और हवा के लिए कम होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तब इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो प्रकाश जो है वो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो घटता है। ठीक है, और साउंड का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, अगर ऐसे में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, उसका अपोजिट होता है प्रकाश का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म अपवर्तनांक 3/2 अविलंब से अपतित होती है, तो प्रकाश किरण की विचलन, तो प्रकाश किरण की विचलन क्या हो जाएगी? तो 60 डिग्री हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि -1.5 डायोप्टर प्लस 2.5 डायोप्टर के दो लेंस जो है एक दूसरे के संपर्क में रखा है, तो ये संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इस संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि उत्तल अवतल में आपको दे दिया जाएगा कि कम जो है एक उत्तल का आपको लेंस दिया जाएगा, एक अवतल का लेंस दिया जाएगा, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि फोकस दूरी से सबसे मतलब जो है कौन सा लेंस तैयार हो जाएगा, तो जिसका फोकस दूरी कम होगा ना उसका जो है लेंस आपका तैयार हो जाएगा बन के। ठीक है, यानी उत्तल का कम फोकस दूरी तो उत्तल का, अवतल का कम तो अवतल का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंसों की फोकस दूरियाँ होगी, तो लेंसों की फोकस दूरियाँ क्या हो जाएगी? वो 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग होगा, तो प्रकाश का भी जो है आपसे पूछा जाता है कि c हो, वेग जो है वेलोसिटी जो है वो c हो तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर जो है आवृत्ति में आप c लिख सकते हैं और यहाँ पर वेग के लिए भी आप जो है लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका HV/c। ठीक है ना, तो वहाँ पर उसके अलग अलग सब्स्टिट्यूट किया गया, इसलिए जो है c अपन जो है नीचे में आ गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पदार्थ का कार्यफलन 4 eV है तो देहली तरंग दैर्ध्य होगा, तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? तो देहली तरंग दैर्ध्य जो है इसका 310 nm हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस संक्रमण में तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम जो है किस में होता है? तो वो होता है आपका n=2 से n=1, मतलब 1 से 2 से 1। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक परमाणु या आयन का मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 eV है, हो सकता है तो 25 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी HE पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय घनत्व की कोटि क्या हो जाएगी? kg प्रति मीटर में हम जो है नाभिकीय घनत्व को डिनोट करते हैं, तो इसका कोटि जो है वो आपका 10⁻17 हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद है, नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको प्रक्रिया दिया गया है, तो इसमें इसका जो है 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह तापक्रम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका अगर रेसिस्टेंस जो है यानी प्रतिरोध जो है घट जाता है ना तो वो सेमीकंडक्टर का नियम है। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर में होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से कौन सा संबंध सही है और किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, कोई भी ट्रांजिस्टर के लिए जो है संबंध सही है, बीटा जो है बड़ा होगा अल्फा से। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एन एंड गेट दोनों में निवेश जोड़ों दिए जाते हैं तो यह बन जाता है,
तो ANND गेट के दोनों निवेश जोड़ दिया जाता है, दोनों निवेश जो है, दोनों ऊपर का जो सिरा उसको जोड़ देते हैं, तो यह क्या बन जाता है, तो यह जो है बन जाता है आपका नॉट गेट, ठीक है, NOT गेट बढ़ जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अर्धचालक डायोड में P साइड को पृथ्वी से एवं N साइड को -2B से जोड़ दिया जाता है तो डायोड हो जाता है। तो डायोड क्या हो जाता है, तो डायोड जो हो जाता है आपका चालन करेगा, ठीक है ना, चालन करेगा यानी कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण है, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का क्या कारण है, तो वो होल एवं इलेक्ट्रॉन है, होल एवं इलेक्ट्रॉन है। जैसे एन टाइप ट्रांजिस्टर के लिए आपसे पूछ दिया जाएगा या P टाइप के लिए ट्रांजिस्टर के लिए पूछ दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो है होल और जो है इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो N टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, P टाइप के लिए होल होते हैं यानी छिद्र होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना का अध्यारोपण की प्रतिक्रिया का नाम है, किसी सूचना पर अध्यारोपण की प्रतिक्रिया का नाम है आपका माड्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो कौन सा भाग प्रयुक्त होता है किस में, आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग में, तो वो होता है सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव में टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत के रूप में होता है, सूचना संकेत के रूप में क्या होता है, तो वो होता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।